गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियाबाद सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी की दूसरी क्लास लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार को पढ़ा था। कुछ बातें जो वर्ण विचार के बारे में शेष रह गई थी, जो पढ़ना ज़रूरी है, उन बातों को आज अपन पढ़ेंगे। ये कक्षा मित्रों कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है ही। उनके साथ साथ में जो प्री BSTC और प्री PTT की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी आज की कक्षा रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए मित्रों, अपन आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का अपना हेडिंग है वर्ण विचार। अपन ने उस दिन भी पढ़ा था कि वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। मूल वर्ण जो है वो अपन ने पढ़े थे कि 44 है, और मानक वर्णमाला जो है उसमें अपने वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। ये कौन कौन से 52 वर्ण हैं ये अपन ने पढ़ा था। मूल वर्ण कौन से हैं ये बात भी अपन ने उस दिन देख ली थी। आज अपन है जो इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मित्रों अपन बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर वर्ण उस दिन भी अपन ने पढ़ लिया था। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ कि वे वर्ण जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं वे स्वर वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या मित्रों 11 थी। व्यंजन वे वर्ण जिनको या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, और अन्य वर्ण कौन से, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब मित्रों जो स्वर वर्ण है जो उस दिन अपन ने पढ़े थे, उनमें से अपन ने स्वर वर्णों का एक भेद तो पढ़ा था, उसके आगे के जो भेद है वो अपन है जो पढ़ लेते हैं। तो उस दिन अपन ने पहला भेद पढ़ा था किसका, स्वर वर्णों का। और पहला भेद अपन ने कौन सा पढ़ा था कि उच्चारण काल, या जिसको मात्रा कह सकते हो, के आधार पर वर्णों के स्वर के भेद। और इसके अपन ने दो भेद किए थे, आपको जानकारी में होगा, ह्रस्व स्वर और दूसरा था अपने दीर्घ स्वर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चार थे, अ, ई, उ और री। इनकी संख्या 7 थी। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अपन मित्रों पढ़ रहे हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर एंड वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 4 है दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। अब मित्रों बात आती है कि मात्रा किसे कहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूं। यही जो उच्चारण में समय लगता है, यानी उच्चारण काल कह सकते हैं, इस उच्चारण काल को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हो तो इस चीज़ को आप जानते होंगे कि साहित्य में इसका मतलब होता है एक मात्रा और इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। तो जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उनको एक मात्री कहते हैं, या उसकी मात्रा एक मानी जाती है। और वे स्वर जिनके उच्चारण में
दुगना समय लगता है किन की तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में, तो उन स्वरों को है जो दीर्घ स्वर कहते हैं और इसी उच्चारण काल को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। अब यूँ कहें कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती है, तो मित्रों अलग अलग गाइडों में वैसे तो आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो ऑथेंटिक रूप से हिंदी में मात्राओं की संख्या है वो 11 है। आप कहोगे कि सर मात्राएं तो 10 होती है, नहीं मित्रों मात्राएं 10 नहीं, मात्रा 11 होती है। भले ही आपको अ जो स्वर है उनकी मात्रा लिखित रूप में आपको भले ही दिखती नहीं हो, लेकिन फिर भी उनकी भी एक मात्रा गिनी जाती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यही है जो समाप्त होता है। अब अपन है जो दूसरा भेद पढ़ेंगे, और दूसरा भेद है वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, वो भेद है जो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए मित्रों, मुख्य रूप से अगर अपन उच्चारण स्थानों की बात करें तो वो 5 है। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है और ओष्ठ है। अब एक मित्रों मैं कोशिश करता हूँ, ये एक हालांकि रेखा चित्र है, ये सही ढंग से नहीं बन रहा है, फिर भी आप इनको एक रेखा चित्र है मान लीजिए। ये मानव का मुख है, इसमें जो ये है आपका, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर पे आपका कंठ है, जहाँ से आप बोलते हो ये आपका कंठ है। 2 नंबर पे है ना तालु। मैं आपको कहूँ जैसे इस प्रकार से जो आपके मुख की आकृति है उसमें जो ऊपर वाला जो भाग है, जो कोमल भाग होता है उसको है जो तालु बोला जाता है। उसके बाद में मुर्दा जो 3 नंबर पे है, मुर्दा जो है मित्रों ये आपके दांतों के जस्ट ऊपर वाला, यानी जिसको आप मसूड़े कहते हो, उस मसूड़े वाला जो भाग है वो है जो मुर्दा कहलाता है। उनके बाद में 4 नंबर है ना जो आपके दंत वाला भाग है वो है जो आपका दंत है ही। और उसके बाद में ओष्ठ, आप सब जानते ही, ओष्ठ के बारे में तो जानकारी आप सबको होगी। तो ये जो आपके मुख की आकृति है, अब प्रत्येक वर्ण है उसका हिंदी में अपने एक निश्चित उच्चारण स्थान है। कौन सा वर्ण है वो कहाँ से उच्चरित होता है उसी के तौर पर यहाँ पर है जो इनका ये वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कंठ है, इस प्रकार से ये है जो चलेगी क्रम, ठीक है ना। तो कंठ से, उसके बाद तालु से, फिर मुर्दा से, फिर दंत से और फिर ओष्ठ से। तो जैसे अपन कंठ वाले देखें तो अपने 2 स्वर है अ और आ, जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हो, अ आ जो ध्वनि है वो कहाँ से आएगी, आपके कंठ से, यानी आपके गले से सीधी निकलेगी। उसके बाद में है तालु। तालु से 2 वर्ण उच्चरित होते हैं, ई। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ई। उसके बाद में है मुर्दा। तो मुर्दा से आपके एकमात्र स्वर जो है जो उच्चरित होता है वो कौन सा है, री है। और तालु तो आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया। और मुर्दा जो दंत के ऊपर वाला जो भाग है जिसको आप मसूड़े कहते हो वो ये आपके मुर्दा है और वहाँ से उच्चरित होता है री। फिर दंत से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता है और ओष्ठ से ऊ, यानी आपके ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्णों में ऊ, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपके ओष्ठों से होता है। अब इसके अलावा जो मित्रों रहे हैं उनको मैं 1 मिनट यहाँ से बता देता हूँ। अब जो मूल स्वर थे उनका उच्चारण स्थान तो अपन ने देख लिया। अब जो संधि है, स्वर है, उनका उच्चारण स्थान अपन देखते हैं। अब देखिए मित्रों, कंठ,
तालु। उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ और तालु। यानी जब आप मान लीजिए और अ के जस्ट बाद में अगर ई का आपको उच्चारण करना है, अ का उच्चारण स्थान आपके कंठ है और ई का आपके जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तालु है। तो जैसे ही आप इन दोनों का उच्चारण करोगे तो आपका उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से जो आपका स्वर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए बनेगा। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ और तालु। यानी कंठ और तालु दोनों का ही जो सहारा है वो इसमें आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद में कंठ ओष्ठ, तो देख लीजिए आप, कंठ से उच्चरित होता है अ और आ, और ओष्ठ से कौन कौन से होते हैं? उ और उ। तो अ और उ मिल करके कौन से वर्ण बनते हैं, कौन से स्वर बनते हैं? ओ और औ स्वर जो है वो इनके योग से मिल करके बनते हैं। ये मित्रों आपके 11 स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो इस प्रकार से है। अब अपन है जो ये अपन ने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का है जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा। अपन स्वरों का 3 आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहला अपन ने पढ़ा उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर, और अब अपन तीसरा पढ़ेंगे नासिका के आधार पर। ठीक है ना, नासिका या जिसको आप नाक कह सकते हो। देखिए मित्रों, इसमें 2 वेद हैं। हालांकि वेद क्या, एक तो होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में जो श्वास वायु है वो मुंह के साथ साथ में कुछ श्वास वायु आपके नाक से भी बाहर निकले, या जिसमें नाक का भी सहारा लिया जाए, तो वे स्वर कौन से कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पर है जो ये केवल एक बिंदी लगाई, उसका कारण ये है केवल कि यहाँ पर ऊपर जब 2 मात्रा हैं, जगह कम है, इसलिए यहाँ जो केवल एक बिंदी लगाई गई है। तो ये तो है अनुनासिक स्वर। एंड इन स्वरों के उच्चारण के समय जो वायु है वो मुख के साथ साथ में नासिका से भी बाहर निकलेगी। दूसरे हैं निर्नुनासिक स्वर, यानी जो जनरली अपन जो स्वर पढ़ते हैं वो है जो किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में जो वायु है वो केवल मुख विवर से बाहर निकलेगी, जिसमें नासिका का सहयोग नहीं लिया जाएगा, तो वे निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। और वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु है वो मुख विवर के साथ साथ में नासिका से भी उच्चरित होगी, बाहर निकलेगी, वे अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, फिर भी देख लेना जरूरी है। अपन एक एक चीज़ को यहाँ है जो पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब अगला जो वेद है ये मित्रों थोड़ा मोस्ट है। ये है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मित्रों, इसमें 2 प्रकार की स्थिति अपने सामने बनेगी। एक तो बनेगी ओष्ठाकृति, आपके जब आप स्वर का उच्चारण करते हो उस समय
आपके ओष्ठों की जो आकृति है वो किस प्रकार की बनती है। दो प्रकार की स्थिति बनती है। एक तो वो स्थिति जिसमें आपके ओष्ठों का आकार है वो कैसा हो जाता है, गोलाकार, है ना, इस प्रकार से आप कह सकते हो। ठीक है। अब इसको ही दूसरा नाम जो है आवृतमुखी स्वर, गोलाकार या आवृतमुखी स्वर। और दूसरा जो है अनावृत मुखी स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में आपके मुख का जो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय आपके मुख की जो आकृति है वो गोल हो जाती है, आपकी ओष्ठों की जो आकृति है, तो उन को है जो आवृतमुखी स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जो है आपके 4 है। आप देख सकते हो बोल करके उ, ऊ, ओ, औ। इन चारों स्वर के उच्चारण में आपके जो ओष्ठ जो है, जिसको आप ओष्ठ कहते हो, इन ओष्ठों की आकृति है जो गोलाकार हो जाती है। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब अनावृतमुखी में आपके आ जाएंगे। ये जो 7 है, ये 7 आपके किस में आ जाएंगे, अनावृतमुखी में आ जाएंगे। तो अपन ने देख लिया किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक गोलाकार जिसको आवृतमुखी कहते हैं, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण के समय आपका जो ओष्ठ है वो किस प्रकार की स्थिति में हो, गोलाकार स्थिति में हो। और कौन कौन से है, तो उ, ओ और औ। और इधर अनावृतमुखी में देखें वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में आपके ओष्ठों की जो आकृति है वो गोल नहीं होती है। और वे कौन कौन से है, अ है, आ है, ई, री, ए और ऐ। ये मित्रों जो है ये अपन पढ़ रहे हैं जीभ के आधार पर, यानी जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करते हो तो उस समय में आपके जो जीभ है वो आपके मुख में कहाँ पर स्पर्श करती है, उसके आधार पर 3 भेद है, अग्र, मध्य और पक्ष। यानी आपकी जीभ के जो भाग है, जिसको ये मान सकते हो, तो ये है जो पक्ष भाग यानी पीछे वाला, ये मध्य वाला, ये अग्र यानी आगे वाला भाग। ये कौन सा जीभ के कौन से भाग से इन स्वरों का उच्चारण होता है, उसके आधार पर 3 भेद है, अग्र, मध्य और पक्ष। इसके अलावा ये जो वर्गीकरण है संवृत और विवृत। संवृत यानी वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख है वो बिल्कुल बंद रहता है, यानी कम खुलता है। और विवृत यानी वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख है वो पूरा खुलता है। अर्ध संवृत यानी जो संवृत से थोड़ा ज़्यादा, और अर्ध विवृत यानी विवृत से थोड़ा कम। तो कौन कौन से हैं, अग्र स्वर में ई और ई, देख लीजिए आप उच्चारण करके देख सकते हो, ई। जीभ के जो आपके आगे वाला भाग है वहाँ से बोला जाता है। संवृत के अंदर मध्य में कोई नहीं है। पक्ष में है जो ऊ, यानी ऊ का उच्चारण स्थान जीभ के कौन से भाग से होता है, पीछे वाले भाग से होता है, पक्ष भाग से। फिर अर्ध संवृत यानी ए, री, इनके उच्चारण के समय में संवृत से थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। और यहाँ पर कौन सा है, पक्ष में ओ। अर्ध विवृत में ऐ है, मध्य में अ है और पक्ष में ओ है। विवृत के अंदर अग्र और मध्य में कोई नहीं है, पक्ष में केवल एक है, आ। मित्रों ये जो वर्गीकरण है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। और मैं विशेष करके कहना चाहूँगा जो प्री BSTC और प्री PTT की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये रामबाण है। उनके साथ साथ में रीट वालों के लिए भी यहाँ से प्रश्न है जो आ सकता है। बिल्कुल मैंने आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश की है। अब मित्रों जो अपने
स्वर का वर्गीकरण था 5 आधार पे था। 5 आधार पे अपन ने जो पढ़ लिया है। पहला अपन ने देखा कि स्वरों का जो है वो उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा जो अपन ने देखा वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। थोड़ा काटना पड़ेगा थोड़ा भाषा मुझे नहीं। हाँ, अब है जो अपन ने देख लिया स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पे अपन ने देखा। पहला अपन ने देखा उच्चारण काल के आधार पर यानी मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। दूसरा अपन ने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा अपन ने देखा नासिका के आधार पर। चौथा जो प्रकार अपन ने देखा वो अपन ने ओष्ठाकृति के आधार पर देखा। और पांचवा वर्गीकरण जो है अपन ने जीभ के आधार पर, जीभ का कौन सा हिस्सा टच होता है इसके आधार पर अपन ने वर्गीकरण देखा। इसके बाद में कुछ बातें और जो है उनके बारे में अपन है जो अध्ययन करते हैं। एक पहली चीज है आगम ध्वनियां। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हिंदी के अंदर कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसको अपन आगम ध्वनि कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मूल रूप से जो उनका मूल रूप है वो अपने हिंदी में नहीं था, लेकिन अपन लोगों ने उन ध्वनियों को आज हिंदी में क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो ये दो प्रकार की है। एक तो है फारसी भाषा से हिंदी में ग्रहण की गई ध्वनियाँ, और दूसरी है अंग्रेजी से ग्रहण की गई ध्वनियाँ। ऐसी 5 ध्वनियाँ हैं। मित्रों, ये 5 जो ध्वनियाँ हैं इनको फारसी भाषा से अपन ने हिंदी में जो ग्रहण किया है, और इन ध्वनियों का प्रयोग जहाँ भी इन वर्णों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा वो शब्द है जो हिंदी के नहीं होकर के कौन सी भाषा के होंगे, फारसी भाषा के होंगे। और इनको है जो बलाघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात। इसको आप देख सकते हो, बल प्लस आघात, यानी इन वर्णों के उच्चारण के समय इन वर्णों के ऊपर क्या किया जाता है, विशेष रूप से बल लगाया जाता है, इसलिए इनको बलाघात ध्वनियाँ भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? ये 5 है। क, ख, घ, ज, फ। उसके बाद में अंग्रेजी से अपन ने एक ध्वनि है वो ग्रहण की है, और उसका सिंबल मित्रों यह है। ये है मित्रों। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि एक तो होती है अपने ये, दूसरी होती है ये, तो इन दोनों के बीच की ध्वनि है ये आ, ओ, और ये क्या है? ओ। क्या है? ओ। नहीं तो ओ है, नहीं आ है जैसे। और इसका भी प्रयोग केवल जो अंग्रेजी के शब्द है उन्हीं में मिलेगा, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, क्या है? डॉक्टर। इस प्रकार के शब्दों में ये है जो जैसे कॉलेज में मिलेगा आपको। तो ये आप जान ही गए होंगे कि कॉलेज है, डॉक्टर है, ये कौन सी भाषा के शब्द है? ये शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के है। तो ये अपने कुछ आगत ध्वनियाँ थी। इनके अलावा मित्रों कुछ बातें अपन और पढ़ दें। जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं 4, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन र को है जो प्रकंपित और लुंठित वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित, प्र प्लस कंपित, कंप प्लस इत शब्द है, यानी प्रकंपित यानी र के उच्चारण के समय जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। र तो इसको है जो र को प्रकंपित भी बोलते हैं। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, यानी जब भी आप
र का उच्चारण करते हो उस समय जो जीभ है वो आपके मुख में क्या होती है, लुढ़कती है। उसके बाद में ल है, इस ल को कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक का मतलब होता है कि जब आप ल का उच्चारण करते हो तो जीभ है वो आपके मुख में यूँ टच तो करती है, लेकिन साइड में से दोनों ही पार्श्व में से दोनों ही भागों में से वायु है वो बाहर निकलती है, इसलिए इस ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज़ आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि प्रकंपित या लुंठित, जैसे प्रश्न आएगा तो सीधा आएगा प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है, तो वर्ण कौन सा है, र है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो वो पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ल है। इसके बाद में मित्रों अपन जो व्यंजनों के उच्चारण स्थान है, उनको है जो अपन देख लेते हैं। तो वही मुख्य रूप से उच्चारण स्थान कितने हैं, 5 है। और इसी क्रम में मित्रों आपको याद रखना है ये आपके जो 5 मुख्य रूप से उच्चारण स्थान है और कहाँ कहाँ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, तो क से लेकर के क, पूरा देखे तो ख, ग, ग, ङ, ठीक है। तालु से च वर्ग पूरा लिख सकते हैं अपन, और मैं पूरा लिखना चाहूँ च, ज, ज, अण। मूर्धा से ट, ठ, ड, ठ, अण। दंत से त, थ, द, थ, न। ओठ से प, फ, ब, प, म। ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों में क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से और प वर्ग का है जो ओठ से। और ये कहाँ कहाँ है आप इनका उच्चारण करके देख सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा ये वर्गीय व्यंजन हो गए। इनके अलावा जो आपके ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण में आपके जो ह है उनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद में ये श तालु से, ये श मूर्धा से, ये श दंत से, यानी ह है वो तो आपका कंठ से है ही। श तालु से, इस श का मित्रों आप जब भी उच्चारण करते हो तो आपकी जीभ है वो तालु को टच करनी चाहिए, यानी तालु का मतलब है जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर है जो आपकी जीभ टच होनी चाहिए। और इस श का जो उच्चारण है वो मित्रों थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद ये जो श है मूर्धा, तो इनका जब उच्चारण करते हो तब आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों के जो ऊपर वाले जो मसूड़े हैं उन मसूड़ों पे है जो टच करनी चाहिए, तो यह जो इनका उच्चारण ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये जो स है, ये जो साधारण बोला जाता है वही स है जिनका उच्चारण दंत से होता है। इसके अलावा य, र, ल और एक और है दंतोष्ठ, वहाँ से है जो एकमात्र वर्ण उच्चारित होता है और वो है व। इस प्रकार से ये आप देख सकते हो अपने जो मूल व्यंजन है जिसकी संख्या 33 है, क से लेकर के ह तक, उन 33 व्यंजनों का अपन ने उच्चारण स्थान देखा है। सबसे पहले उच्चारण स्थान अपना जो कंठ है, एक बार पुनः मैं जो मुख की आकृति बनाऊं, नहीं बनेगी मित्रों, ठीक है। तो ये कंठ है, कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, उसके अलावा ह का उच्चारण होता है। और अगर आपको कोई पूछ ले विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कहाँ है, कंठ है। उसके बाद तालु, तालु से च वर्ग है ही, और श और य। मूर्धा ट वर्ग, स और र। दंत से त वर्ग, स और ल। ओठ से प वर्ग है ही आपका,
और दंतोष्ठ से आपका वह है। इस प्रकार से ये जो मूल 33 व्यंजन है उन 33 व्यंजनों का ये उच्चारण स्थान है। अब मित्रों मैं आपको कुछ मानक वर्तनी के बारे में बताऊंगा। यानी जिसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानक वर्तनी मानता है, लेकिन अपना है जो उनको लिखने में कहीं न कहीं जो गलती करते हैं, तो उनको कौन कौन सी ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में या जिनके लेखन में अपन गलतियां करते हैं, वो कुछ वर्ण मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आप ख लिखते हो मित्रों, इस ख में ये जो है ये लाइन मिली हुई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइन मिली हुई नहीं है और आप इसको इस प्रकार से लिखते हो तो ये आपका ख नहीं है, ये आपकी मानक वर्तनी नहीं है। ये है इसको है जो रव पढ़ा जाएगा, न कि आपका ख पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ये जो ङ है, इस ङ में ये बिल्कुल बारीक चीज़ है मित्रों। इसमें बिंदी आपको कहाँ लगानी है, पीछे की साइड में, वो भी यहाँ लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है जो आपको ङ इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में एक वर्ण और है अपना, वो है ध। ध में मित्रों आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो, तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ध में बिल्कुल ये इस प्रकार से जो गांठ बना करके और इस प्रकार से लिखना है। फिर इसके ऊपर है जो सीरो रेखा नहीं खींचनी है, ये जो गांठ है इसको है जो खुला छोड़ना है। उसके बाद में भ, तो भ के भी क्या करना है आपको, यहाँ पर है जो ये गांठ बनानी है। आप है जो सीधा ही जो ये लिखते हो, ये मित्रों आपका भ जो है ये मानक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको है जो लेखन में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपन यही है जो समाप्त करते हैं, और अगली क्लास जो है वो जल्दी लेकर के आपके सामने व्याकरण की होगी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।